नमस्कार। क्लास स्टार्ट करें उसके पूर्व किसी ने क्या खूब लिखा है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, विकल गिरे तो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि असफलताएं उसे ही मिलती हैं जो सफलता के लिए प्रयासरत है, और पवेलियन पर बैठे हुए लोगों से कुछ नहीं होता, मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी से ही सब कुछ होता है। असफल वही होगा जो सफलता के लिए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। नमस्कार। आज की क्लास 2023 का जो यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम्स को लेकर है, और ये हमारी सीरीज है जिसमें आपको हर विषय के एक स्पेशलिस्ट के द्वारा आपको क्लासेस डिलीवर की जाएंगी। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी और कुछ क्लासेस हमारे ऐप पर आपको मिलेंगी। ऐप को कैसे लेना है हम क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, हम ये नहीं कहते कि हमारी जो टीम है वह टीम भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है, लेकिन हम इस बात को जरूर कहते हैं कि हमारी टीम जो भी है, जैसे भी है, वह इस लायक है, वह इतनी कैपेसिटी को रखती है कि एग्जाम्स में आपको कट ऑफ तक पहुंचा देगी। इस क्रम में मैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की जो क्लासेस हैं उसको डिलीवर करूंगा। और आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही फर्टाइल टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑन एवरेज कम से कम 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, और इतना सरल और सहज विषय है कि अगर एक बार अच्छे से इसका अध्ययन किया जाए तो लगभग 13 से एबव क्वेश्चन ही किए जा सकते हैं। और इस सीरीज की पूरी कोशिश होगी कि आपको 15 में कम से कम 14 नंबर तक का मटेरियल डिलीवर कर दिया जाए, और केवल काम की चीजें जो एसेंशियल कंटेंट है वही आप तक डिलीवर किया जाएगा। नॉन एसेंशियल कंटेंट का कोई स्थान नहीं होगा इस क्लास में। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने यानी कि भारतीय संविधान की क्लासेस को, जिसके बारे में कहा जाता है कि संविधान मैं तुम्हारी हर समस्याओं का मुकम्मल जवाब हूँ, वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। इस भारतीय संविधान में हम सबसे पहले जानेंगे हमारे संविधान में जो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना दी गई है। अगर हम मूलभूत विषय वस्तु को जाने तो हमारे संविधान में प्रियम्बल और उद्देशिका वर्ड का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना वर्ड हमारे संविधान में लिखा ही नहीं गया है, लेकिन पर्यायवाची के रूप में सबसे लोकप्रिय नाम प्रस्तावना ही है, उद्देशिका का इंग्लिश में प्रियम्बल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल के तहत हम किन किन विषय वस्तु का, या हम प्रियम्बल को एक पार्ट बाय पार्ट या संपूर्ण प्रियम्बल को अच्छे समझने के लिए प्रश्नों के जिस प्रकार से आने की प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना को कई पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, उसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना का हमें अध्ययन करना है, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, और प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ सामान्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। किसका? कुछ सामान्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। फिर हम जो प्रियम्बल का हमारे कंटेंट है यानी कि प्रस्तावना की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को पढ़ेंगे। फिर प्रस्तावना की उपयोगिता यानी कि प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे प्रस्तावना ही बताती है कि हमारा राज्य कैसे है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, संप्रभु है, ऐसी बातें जो इंपॉर्टेंस है। यही तो इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना की, हमें यह बताती है कि हमारा राज्य क्या है, हमारा राज्य लोगों को अधिकार क्या देना चाहता है, कैसे कैसे अधिकार दिया है, क्या हमारे देश की जो प्रियम्बल है वह कार्यपालिका या संसद को शक्ति देती है, कम करती है, यही सब है इंपॉर्टेंस। फिर इसी के तहत हम जानेंगे कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है वह हमें बताती है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वह किस प्रकार के राज्य का निर्माण करना चाहते थे, उनकी राज्य की संकल्पना क्या थी। राज्य मतलब भारत। फिर प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इसका, प्रस्तावना का जो डिसीजंस है सुप्रीम कोर्ट के, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि इसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं,
प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, प्रस्तावना वाद योग्य है कि नहीं, प्रस्तावना में लिखे गए वर्ड्स को फोर्सेबल कराया जा सकता है या प्रस्तावना के अकॉर्डिंग कोई न्याय दिया जा सकता है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जा सकता है अथवा नहीं, ये सब कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस। फिर अंत में हम जानेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कुछ कमेंट्स किए गए हैं, जैसे नन्ही पालिकी वाला साहब ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो ऐसे सारे मुद्दों को जानेंगे, ये भी जानेंगे कि प्रस्तावना सबसे पहले कहां, क्यों, कैसे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, सिंपल सा इसका अर्थ क्या होता है, या कह सकते हैं कि प्रस्तावना की परिभाषा क्या है। समझने के लिए समझने वाली बात है। तो प्रस्तावना आप जानते हैं, जब कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक लिखी जाती है तो पुस्तक का कुछ समरी पहले पेज पर लिख दी जाती है। क्या? पहले पेज पर कुछ जो बातें होती हैं वो समरी फॉर्म में लिख दी जाती हैं। और वो समरी किस बात की होती है कि उस संपूर्ण पुस्तक में, मान लीजिए पूरी पुस्तक में 500 पेज हैं, तो इन 500 पेजेस में क्या कंटेंट लिखा गया है, कंटेंट किस आधार पर लिखा गया, कंटेंट की थीम क्या है, उन सारी थीम्स का सारांश एक पहले पेज पर लिख दिया जाता है। उसी को कहा जाता है प्रस्तावना या आमुख। क्या? आमुख या मुख पृष्ठ भी इसे कभी कभी कहा जाता है, इसे ही उद्देशिका भी कहा जाता है। और यही उद्देशिका शब्द ही हमारे संविधान में लिखा गया है, प्रस्तावना वर्ड नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान का उद्देशिका ही मूल शब्द है प्रियम्बल के लिए। वो तो हम लोग पर्यायवाची में, क्योंकि हम लोगों के पास इतने शब्द हैं कि हर लोग अपने अकॉर्डिंग एक नया नाम दे देता है। नामकरण संस्कार तो भारत में बहुत होता है, आप जानते हैं, नाम बदलने की परंपरा, पूरा नाम बदल गया। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी ग्रंथ का, किसी भी किताब का एक समरी फॉर्मेट होता है। और अच्छे से कैसे समझे इसको? जैसे कोई मूवी लॉन्च होती है, आप लोग देखते होंगे, जब मूवी लॉन्च होती है तो मूवी लॉन्च होने के कुछ दिन पूर्व, यानी कि कुछ दिन पूर्व उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। क्या? ट्रेलर। और ट्रेलर में क्या होता है? मूवी की पूरी थीम दिखा दी जाती है, कौन हीरो है, कौन विलेन है, किस मुद्दे पर बनी है, किस मुद्दे पर नहीं बनी है। तो ट्रेलर के माध्यम से मूवी की पूरी समरी व्यक्ति के माइंड में आ जाती है। उसी तरीके से केवल समझाने के लिए हम बात करें तो अगर हम अपने पूरे संविधान को मूवी मान लें, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को मूवी मान लें, और प्रियम्बल को ट्रेलर मान लें। क्या? ट्रेलर। तो आप समझ गए कि पूरे संविधान का जो ट्रेलर है वो हमारी क्या है? प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका या आमुख, आप जो बोल पाए वो बोले। अब इसी प्रस्तावना के बारे में बहुत प्रख्यात एक संविधानविद हुए, उन्होंने लिखा कि यह संविधान निर्माताओं के मन को या मन के विचार को या मन को पढ़ने की विषय वस्तु है। यानी कि हमारे संविधान के निर्माता किस प्रकार के संविधान का निर्माण करना चाहते थे। और इसके लिए आप जानते हैं कि जो संविधान सभा थी या संविधान निर्माण का कार्य करने में सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति कौन था? नेहरू जी की आलोचना लोग करते हैं, करते रहेंगे, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो एकदम क्लियर है कि नेहरू जी ने एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे इसेंशियल विषय वस्तु थी उसे वह संविधान समझते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर संविधान नहीं होगा तो हमारे साथ सदियों से जो ज्यादतियां हुई हैं, हमारे धन को लूटा गया, हमारे मन को लूटा गया, हमारे तन को लूटा गया, हमारी संपदा को लूटा गया। अगर एक प्रॉपर वे में राज्य व्यवस्था का संचालन होगा तो ये जो हमारी त्रासदी हुई है गत सदियों में, वो त्रासदी नहीं होगी। उस त्रासदी को हमें मिटाने के लिए एक प्रॉपर संविधान की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। प्रस्तावना का जन्म ही नेहरू जी के 13 दिसंबर 1946 को, क्या 13 दिसंबर
1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, पूरा संविधान नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव पर है और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ कुछ प्रूफ एडिटिंग के करने के बाद प्रस्तावना बना दिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने क्या कहा होगा? अरे जो संविधान आप पढ़ रहे हैं वही नेहरू जी ने कुछ चंद्र शब्दों में बयां कर दिया कि हमारा संविधान किस प्रकार से होगा। जो प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं वो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव है। नेहरू जी ने कहा कि हम एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिस राष्ट्र में सभी को मूल अधिकार प्राप्त होगा, अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण होगा, हमारी गौरवशाली जो मातृभूमि है, इस गौरवशाली मातृभूमि का जो सदियों से आतताइयों ने, लुटेरों ने लूटा है और इस हमारी गौरवशाली मातृभूमि पर जो इसकी जो इज्जत थी, जो रेपुटेशन थी, उस पर जो धब्बा इन लोगों ने लगाया है या जो कालिक इन लोगों ने पोत दी है, इस कालिक को हम हटाएंगे और एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी लोग राम राज्य के रूप में रहेंगे। गांधी जी का जो राम राज्य था, उस राम राज्य की स्थापना के लिए नेहरू जी ने कहा कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नेहरू जी किस प्रकार का आप संविधान चाहते हैं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखेंगे, संविधान सभा वालों इसको पढ़ लेना और इसी के अकॉर्डिंग आप संविधान का निर्माण कर देना। इसीलिए नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और संविधान सभा ने कहा जी नेहरू जी, आपके अकॉर्डिंग जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, हम इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान का निर्माण करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि हमारे प्रस्तावना का जन्मदाता कौन? नेहरू जी के अकॉर्डिंग जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान बनाया गया। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वह किस प्रस्ताव पर आधारित है? उत्तर होगा नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये हो गया। और एक जनरल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले विश्व में किस देश की संविधान ने प्रस्तावना को स्वीकार किया? तो उत्तर हमारा क्या होगा? अमेरिका। ठीक। अब आई थिंक हमें इस बात की श्योरिटी है कि आपको प्रस्तावना का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, फिर उसके आगे हम अपनी पूरी जर्नी को तय करेंगे। हमारे देश की जो उद्देशिका है इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश की उद्देशिका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी उद्देशिका में हमें क्या क्या रीड करना है हमने आपको बताया है, उसी को रीड करते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रस्तावना है उसका इंपॉर्टेंस क्या है या महत्व क्या है, और इसे ही कहा जाता है संविधान के मूल तत्व। क्या? मूल तत्व। तो ये जो प्रस्तावना का महत्व यह है कि यह बताती है कि जो सत्ता है इसका सोर्स क्या है, यानी कि ओरिजिन ऑफ पावर का सोर्स क्या है या ओरिजिन ऑफ पावर क्या है। तो ये बताती है कि हमारी जो जनता है यह समस्त शक्ति का स्रोत है। छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत गूढ़ शब्द है। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा, स्टेट पीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा कि बताइए कि भारत में जनता का स्रोत कौन है। उन्होंने ऑप्शन रखा संसद,
उन्होंने ऑप्शन रखा राष्ट्रपति, उन्होंने ऑप्शन रखा जनता, और एक ऑप्शन में कभी कभी वो न्यायपालिका को भी रखते हैं। न्यायपालिका कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो साफ साफ लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ बताएंगे आपको। तो उत्तर क्या होगा? संसद नहीं, संसद का गठन तो जनता ही करती है भाई। लोकसभा का जब चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में ही जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तो संसद में जाते हैं, संसद के सदस्य बनते हैं। तो जो ओरिजिन है, जो सुप्रीम पावर है सत्ता का, वो कौन है? हमारे देश की जनता या हमारे देश के लोग। तो ये बात हो गई, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात है कि यह भारत की प्रकृति को बताती है कि भारत की प्रकृति कैसे है। ये बताती है भारत संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा। अभी हम इसके जो वर्ड्स हैं इनका आगे विदिन 1 मिनट एलेबरेट करेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये भारत की प्रकृति बताती है कि बताती है प्रस्तावना कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। भारत की प्रकृति संप्रभु होगी, समाजवादी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणतंत्रात्मक होगी। और इसी में ये जो समाजवादी शब्द है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है और बाद में अखंडता भी है, ठीक है। तो ये मूल संविधान के वर्ड नहीं थे, इनको संविधान संशोधन करके डाला गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्या चाहता है। तो संविधान चाहता है लोगों को न्याय मिले, लोगों को काम करने की स्वतंत्रता हो, लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि समता हो। ये सब हमारा संविधान चाहता है। आगे भी सबको एलिब्रेट करेंगे। फिर ये क्या, इसका क्या महत्व है कि यह संविधान लागू होने की तिथि बताती है और कई बार प्रश्न पूछा गया। तो सिंपल सा है, आपके सामने दिख रहा है, आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, रटना कुछ नहीं है, सब याद हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने की तिथि कौन बताता है? हमारे देश की प्रियम्बल, उद्देश्य का आमुख या मुख्य प्रश्न। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को बनाने के लिए जिन वर्डों का प्रयोग होता है, जिन वर्ड्स का यूज होता है, उन वर्ड्स को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। यार क्या संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता इसी को इंग्लिश में सोवर्निटी भी बोलते हैं। क्या सोवर्निटी, या इसे कभी कभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी यूज किया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबका मतलब एक ही है। देखिए संप्रभुता दो चीजों को मेनली फोकस करके बनती है। पहली इसकी विषय वस्तु होती है, ये किससे जुड़ी हुई है? निर्णय से। और निर्णय किसी राज्य में किस प्रकार के हो सकते हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं? निर्णय दो तरीके से हो सकते हैं। पहला निर्णय हो सकता है राज्य की आंतरिक व्यवस्था से, यानी कि आंतरिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य निर्णय ले, और एक दूसरा मामला हो सकता है वैदेशिक, यानी कि बाह्य मामले के संदर्भ में भारत डिसीजन ले या राज्य डिसीजन ले। तो संप्रभुता का मेनली संबंध है निर्णय लेने से, और निर्णय किस प्रकार के? आंतरिक और बाह्य। अगर कोई देश अपने आंतरिक मामले को लेकर और अपने देश से जुड़े हुए वैदेशिक मामलों को लेकर अपने इच्छा के अनुसार, अपने हित के अनुसार डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है, ऐसा राज्य संप्रभु राज्य कहलाता है। तो संप्रभुता का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी राज्य, जिस राज्य के संदर्भ में या जिस देश के संदर्भ में संप्रभुता शब्द का प्रयोग होगा, उसका सिंपल सा मतलब यह है कि वह देश अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में जो डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन में उस पर किसी अन्य शक्ति का, अन्य शक्ति में क्या हो सकता है? कोई देश हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, उन संस्थानों का, उन देशों का कोई प्रेशर नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। अब इसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए वाह एग्जांपल में भारत संप्रभु कैसे है। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, और आप जान रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रेशर किया जा रहा है, या भारत से कहा जा रहा है कि भारत आप रूस के प्रति कुछ वर्ड्स यूज करिए, या उस पर यह बात बोलिए कि रूस आप गलत कर रहे हो। भारत ने कहा साफ साफ
कि देखिए हम रूस को क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये हमारा मामला है। डियर अमेरिका, आप परेशान ना हो। अगर आप ज्यादा परेशान हो तो आप हमारी प्रकृति को देखिए, हमारे संविधान को देखिए, हम किस प्रकार के राज्य हैं। हम एक संप्रभु राज्य हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हैं, संप्रभु देश हैं। और हमको जब लगेगा रूस गलत कर रहा है या जब हमें लगेगा रूस नहीं गलत कर रहा है, तब हमारी जो प्रतिक्रिया होगी हम अपने अकॉर्डिंग देंगे। आप हमें क्यों बताते हो? हम तो आपको नहीं बताते कि आप जाइए रूस पर अटैक कर दीजिए। आपके ही वजह से यूक्रेन सीना ठोक रहा था कि हम रूस को 2 दिन में तबाह कर देंगे, पूरा मॉस्को तक हमारा अधिकार हो जाएगा, यूक्रेन का विस्तार हो जाएगा। आपकी वजह से ना, आप ही तो नाटो का विस्तार कर रहे थे। हमने तो कुछ नहीं कहा था कि आप नाटो में शामिल करिए कि ना करिए। आप हमें कैसे बता सकते हैं? इस तरीके से अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत लो, अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत लो, अमेरिका ने कहा कि तुम भाड़ में जाओ, तुम तेल लेने जाओ, तेल तो हम रूस से ही लेंगे। और देख रहे हो मोदी जी आपदा में अवसर ले रहे हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है तेल मत लो, भारत क्या कह रहा है? तुम तेल लेने जाओ, हम तेल लेंगे। रूस से तेल भारत ले रहा है, भारत की जरूरत है एनर्जी। भाई भारत को एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए जिससे भी फायदा होगा वो काम करेगा। तो ये हो गया। अब आंतरिक मामले का एग्जांपल देख लेते हैं। किसका? आंतरिक मामले का। ये इस मामले में सबसे अच्छा जम्मू कश्मीर का मामला है, आर्टिकल 370। अब देखिए आर्टिकल 370 पहले संविधान में था। भारतीय संविधान निर्माताओं को या उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनको लगता था कि तत्कालीन स्थिति में 370 को लगाना हमारे हित में है। उन्होंने संप्रभुता का प्रयोग करते हुए उन्होंने 370 को लगा दिया। भारत अपना मामला यानी कि अपने निर्णय ले रहा था स्वतंत्रता पूर्वक। लेकिन अब जो सरकार आई, इस सरकार को लगा कि ये 370 तबाही का कारण है, सरकार ने 370 को रिमूव कर दिया। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता है सरकार की। सब लोग बहुत चिल्लाए, यूनो तक गए, इमरान खान साहब खूब चिल्लाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भारत ने कहा कि हम संप्रभु कंट्री हैं। जिन जिन लोगों ने कहा, अभी ओसीआई ने कहा कि बहुत तो आपके यहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, भारत ने कहा देखिए हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देख लेंगे, आप ज्यादा परेशान ना हो। तो क्या है? भारत की संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता ही भारत को डिसीजन लेने के लिए कैपेबल कर रही है। तो ये हमारे जो प्रस्तावना में लिखा गया वर्ड है संप्रभुता, इसका मैंने अर्थ बताया आपको। अब दूसरा वर्ड हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है लोकतांत्रिक। क्या? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जो शासन संचालन की कई पद्धतियां हैं, जिनमें एक होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक होती है राजतंत्री व्यवस्था। क्या? राजतंत्री व्यवस्था यानी कि इसमें राजा लोग होते हैं, ठीक है। तो जो ये व्यवस्था होती है राजतंत्री व्यवस्था, उसमें जो जनता होती है वो बहुत मिनिमाइज होती है। आप देख लीजिए मध्यकालीन जो इरा था उसमें क्या होता था, राजा ने जो बोला जनता को वही करना पड़ेगा। लेकिन जो शासन संचालन की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बात में भरोसा करती है कि जो शासन का संचालन है, राज्य संचालन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों में जनता प्राथमिक होती है। क्या? जनता प्राइमरी वस्तु है और जनता को अपने बारे में, अपने हित के लिए, अपने उत्थान के लिए डिसीजन लेने की छूट होनी चाहिए। यानी कि अपने मामलों में आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी परिभाषा दी जाती है लोकतंत्र के लिए, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो जनता का किस प्रकार से हित होना है जनता स्वयं जानती है, इसलिए वह अपने अकॉर्डिंग अपने हित के लिए डिसीजन ले। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है। लेकिन समस्या यह है कि जो छोटे देश हैं वहां पर तो जनता अपने किसी भी मामले पर डिसीजन ले सकती है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 जनसंख्या है, तो यहां पर अगर कोई पॉलिसी बनाना है, मान लीजिए कोई जल नीति बनाना है, वाटर पॉलिसी,
अब यहाँ की जो जनता है फिर जल से संबंधित मामले के लिए डिसीजन करने के लिए एक जगह एकत्र हो सकती है, अपनी बात को रख सकती है। 2-4-10 दिन में तो सारे लोग अपनी बात कह ही देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जहां की जनसंख्या 10 करोड़ है, भारत का देखिए 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब ऐसे देश में क्या अगर वाटर पॉलिसी ही बनाना है, मान लीजिए वाटर पॉलिसी का ही निर्माण करना है, तो क्या 1 अरब 21 करोड़ लोगों को, ठीक है क्या, 1 अरब 21 करोड़ लोगों को कहां बुलाया जाएगा? पूरे भारत में तो रह नहीं पा रहे हैं जन, इतनी जगह कम हो गई है कि लोग कहां कहां सो रहे हैं। रेल की पटरियों के बगल की जो जगह है ओवर ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, मतलब उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो अगर वाटर पॉलिसी पर कोई वाटर पॉलिसी बनानी है, उस पर कोई बात विवाद करना है, उस पर विचार विमर्श करना है, तो क्या इतने लोग एकत्र हो सकते हैं? अगर इतने लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं तो आप कह सकते हैं फिर लोकतंत्र कहाँ, क्योंकि जल नीति का फायदा किसको मिलेगा? जनता को। और जल 1 लीटर पहुंचे कि 5 लीटर पहुंचे, जनता बता ही नहीं रही है, तो फिर क्या लोकतंत्र नहीं है? तो जो राजनीति विज्ञान के जानकार थे, जो लोकतंत्र समर्थक लोगों ने कहा था, जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी बड़ी जनसंख्या है तो हम आपके लिए एक व्यवस्था करते हैं। लोगों ने कहा डियर, आप क्या व्यवस्था करेंगे? उन्होंने कहा जब हम लोकतंत्र बना दिए, लोकतंत्र शब्द को गढ़ दिए, तो उसके आगे भी हम कुछ कर देंगे, जरा पेशेंस रखिए। लोगों ने कहा पेशेंस नहीं है, बता ही दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार कर लीजिए। लोगों ने कहा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र को हम ना देखें? तो राजनीति शास्त्रियों ने कहा अरे भाई, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि आप अपने लिए नीतियां बनाना चाहते हो, ठीक है, आप लोग इतनी जनसंख्या बढ़ा दिए हो कि संसद भवन में पहुंच नहीं पाओगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खूब लोग प्रचारित कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बड़ा, जो अभी का संसद भवन है इससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? जरा दिखाओ कितना बड़ा। दिखाना क्या है? अरे बहुत ज्यादा, 400-500 संसद और ज्यादा उसमें बैठ जाएंगे। कोई 10,000 15,000 संसद थोड़ी ना उसमें बैठ पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि देखिए, राजनीति शास्त्रियों ने कहा कि देखिए जनता, परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, आपको हम पूरा देश है, उस देश को कुछ क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए पूरे देश को हम 500 भागों में बांट देते हैं, और ये जो 500 भागों में हम आपको डिवाइड करेंगे, तो ये जो जिस भाग में रहेगा उस भाग में अपने लिए डिसीजन करने के लिए या अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव कर दोगे क्या? मान लीजिए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? अपना एक प्रतिनिधि चुन देंगे। फिर इस क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? अपना एक प्रतिनिधि चुन देंगे। और इन प्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि आप अपनी शक्ति को दे रहे हो, क्योंकि आप चुन रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो उनको, तभी संसद में देखो लोकसभा का चुनाव होता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही तो है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन संचालित करती है, और इन प्रतिनिधियों को चुन देती है 5 साल के लिए, और 5 साल ये प्रतिनिधि डिसीजन लेते रहते हैं उस क्षेत्र की जनता के लिए। और अगर अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं तो जनता फिर एक नया डिसीजन लेके इनको हटा देती है। तो ये हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे ही प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है, इसको स्वीकार किया गया है। अगला वर्ड हमारी प्रस्तावना का है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको समझे तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो राज्य होगा, राज्य मतलब देश, ये जो देश होगा यह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। क्या? तटस्थता की स्थिति। क्या? तटस्थता। यानी कि इस राज्य में, जैसे आप भारत में देखिए तो भारत में हिंदू भी हैं, क्या? हिंदू धर्मानुयायी, मुस्लिम लोग, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं,
जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ना जाने कितने धर्म के लोग हैं। ठीक है, भारत एक विविधतापूर्ण समाज है और विविधतापूर्ण देश है। इसमें भारत की खूबसूरती है विविधता में एकता। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि भारत ये नहीं देखेगा अगर कि ये हिंदू धर्म का व्यक्ति है इसलिए इसको प्रिविलेज दिया जाए, या मुस्लिम धर्म का अनुयायी है इसलिए इसको प्रिविलेज दिया जाए, या सिख धर्म का अनुयायी है या इसके लिए प्रिविलेज दिया जाए। या भारत नहीं चाहेगा कि आज से सिख धर्म का कोई जो प्रैक्टिस है, सिख धर्म के अनुयायी हैं ये नहीं रहेंगे, इनको धर्मांतरण करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। या कोई सी पॉलिसी बनाता है जिस पॉलिसी में किसी एक धर्म को टारगेट किया जाता है। टोटलिटी का मतलब ये हुआ धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो राज्य वहां के निवासियों के लिए किसी भी प्रकार से नकारात्मकता को नहीं धारण करता, बल्कि वहां रहने वाले सभी धर्मों के साथ समभाव रखता है। समभाव का मतलब ये हुआ कि उसको ये नहीं मतलब है कि नौकरी दे रहा है तो हिंदू को नौकरी देगा, नौकरी दे रहा है तो मुस्लिम को नौकरी देगा, या मुस्लिम को नहीं देगा केवल हिंदू को ही देगा, या मुस्लिम को ही देगा हिंदू को नहीं। तो राज्य को इससे मतलब नहीं है। राज्य सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है। और इसी में आप देखते हैं कि राज्य को नास्तिक राज्य भी कहा जाता है। नास्तिक राज्य कौन होता है? नास्तिक राज्य वह राज्य होता है जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर कहता था कि हमारा कोई धर्म नहीं, जो रूस का पूर्ववर्ती संस्था थी यूएसएसआर, सोवियत संघ, वो कहता था कि धर्म वर्म कुछ नहीं है, तो वो एक नास्तिक राज्य था। आस्तिक राज्य कौन होते हैं? आस्तिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनकी सारी व्यवस्थाएं ही धर्म के अनुसार चलती हैं। जैसे पाकिस्तान में क्या नाम है? इस्लामिक गणराज्य। जैसे एक वेटिकन सिटी है, अगर वहां आप ईसाई नहीं है तो आप वहां मत जाइए, मतलब वहां ईसाइयत का इतना बोला वाला है। बर्मा को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ये सब क्या है? ये सब आस्तिक राज्य हैं, इनकी सारी व्यवस्थाएं धर्म के अनुसार चल रही हैं। मुस्लिम धर्म पाकिस्तान में क्या है? जो मुस्लिम व्यवस्था है, शरीयत है, कुरान है, हदीस है, इसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन भारत में ये नहीं कहा गया गीता में ही जो लिखा गया हम उसके अनुसार चलेंगे, नहीं, हम उन व्यवस्थाओं को अडॉप्ट करेंगे जो वास्तव में अच्छी हैं, राज्य के सभी नागरिकों में समानता है, पारदर्शीपूर्ण है। इसी तरीके से सैद्धांतिक राज्य क्या होता है? सैद्धांतिक राज्य को ही आप एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। यानी कि सैद्धांतिक राज्य का मतलब ये है कि हमें कोई मतलब नहीं है किस धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हम जो भी कार्य करेंगे सभी के लिए समान रूप से करेंगे। ये हो गया धर्मनिरपेक्षता। अब अगला शब्द इसी में हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है गणराज्य। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन? वैशाली। कहां? बिहार में। बिहार कहां? जानते हैं, भारत में। तो गणराज्य का मतलब ये हुआ कि उस राज्य का जो प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। क्या? वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा है, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि विरासत नहीं तय करेगी सियासत, सियासत के फैसले विरासत से तय नहीं होंगे, बल्कि उड़ान जिसकी ज्यादा होगी आसमां उसका होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजा का बेटा राजा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि जनता जो उस देश में निवास करती है, अगर वह उस योग्य है तो उसे राजा बनाया जाएगा। आप देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन? रामनाथ कोविंद जी। अब राजेंद्र प्रसाद जी से क्या संबंध है रामनाथ कोविंद जी का? बस कि वो भी देश के नागरिक थे, ये भी देश के नागरिक हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कि राजेंद्र प्रसाद जी के ही पुत्र हों या उनसे कोई रिलेटेड हो श्री रामनाथ कोविंद जी से। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, मुस्लिम धर्म से थे। तो जनता जो भी चाहे, अगर उस योग्य है तो वह राष्ट्र का प्रमुख बन सकती है। राज्य के जो संवैधानिक पद है, राजनीतिक पद है, उन सब पदों पर जा सकती है। वहीं आप देख लीजिए इसको, ब्रिटेन को, जो कहता है दुनिया को हमने लोकतंत्र दिया, गणतंत्र दिया। क्या गणतंत्र दिया?
तुम्हारे यहाँ जो राज्य का प्रमुख है वह वंशानुगत है, वहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, रानी की बेटी ही रानी बनेगी। तो कहां तुमने क्या दिया? तुमने तो केवल झूठ फरेब दिया, विश्व को वर्ल्ड वार 1 दिया, वर्ल्ड वार 2 दिया, विश्व को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर डिवाइड किया, तुमने देशों की भूमि को बांटा, भारत के टुकड़े टुकड़े किया। भारत के ही नहीं, आप जहां जहां जिस राज्य में गए, जिस देश पर आपने अपनी अपनी सत्ता का की स्थापना की, उस राज्य को आपने तबाह किया। आपने दुनिया को कुछ नहीं दिया, आपने दुनिया से सब कुछ ले लिया। आपने दुनिया के पूरे धन को अपने ब्रिटेन ले गए, और आलम तो ये देखिए कि ब्रिटेन की जीडीपी कितनी है, कुछ नहीं, जितना लूटा उन्होंने। उस लूट का अगर वो सकारात्मक प्रयोग करते तो उनकी जीडीपी आज कहीं होती। दुनिया का सारा धन तो उठा ले गए, लेकिन लुटेरा कभी समृद्ध नहीं बनता। तो लुटेरा ब्रिटेन कभी समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप गणतंत्र का भी अर्थ समझ गए। अब हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में लिखा गया है क्या शब्द? समाजवाद। क्या? समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पर वाद शब्द लिख दिया जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आगे वाला वर्ड लिखा गया है वो उसको प्राथमिक रूप से स्वीकार कर रहा है। यानी कि समाजवाद वह अवधारणा है जो समाज के हित के लिए अपनी दर्शन या अपने सिद्धांत की रचना करती है। समाजवाद के जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि देखिए, समाज में समानता लाना जरूरी है, क्योंकि यह सत्य है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो राष्ट्र का धन होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे अभी हाल ही में देखिए, भारत के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 1% जनसंख्या के पास, यानी कि 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास भारत का 22% वेल्थ है। बताइए, 1% लोग भारत का 22% धन पर अधिकार रखते हैं। तो ये क्या है? ये तो सामाजिक असमानता ही है। तो वही कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास गवाह है कि राष्ट्र के धन पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको उन्होंने बुर्जुआ वर्ग वर्ड यूज किया। क्या? बुर्जुआ वर्ग। उन्होंने कहा जो इलीट वर्ग है उसने नाजायज रूप से, जो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वह अपनी शक्ति के बल पर धन को अपने पास रखा है, यानी कि धन का संकेंद्रण किया है। उस धन के संकेंद्रण को हमें खत्म करना है, और उस धन का जब संकेंद्रण खत्म हो जाएगा तो जो लोगों में विषमता है कि एक व्यक्ति है जो एरोप्लेन से उड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति है बीमार पड़ने पर उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। अब देखते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या देखते होंगे टीवी पर, टेलीविजन पर, कि लोग कंधे पर ले जा रहे हैं बीमार व्यक्ति को, यानी कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, और एक व्यक्ति एरोप्लेन से उड़ रहा है। किस बात की आप सामाजिक समानता की बात करते हैं? किस प्रकार की आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं? तो वही कार्ल मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा लोग आप एक हो जाओ। सर्वहारा मतलब वो शोषित पीड़ित लोग जिनके पास धन नहीं है, और आप एकत्र हो जाओ। और इस एकत्र होने का परिणाम ये होगा कि जो बुर्जुआ वर्ग है या इलीट वर्ग है, इस इलीट वर्ग को समाप्त कर दो। और आप समाप्त याचना से नहीं कर पाओगे, हाथ जोड़कर नहीं कर पाओगे, याचना नहीं अब रण होगा। यानी कि इनके विरुद्ध आप युद्ध का उद्घोष करें और इनको समाप्त करें, और इनके पास जो धन है उसको छीन लीजिए और सब में इक्वली रूप से बांट दीजिए। ये था समाजवाद उनका। लेकिन क्या भारत में भी इस प्रकार के समाजवाद को शामिल किया गया? नहीं, भारत में समाजवाद को तो शामिल किया गया, लेकिन जो मूल भावना यह है समाजवाद की कि हमें लोगों का हित करना है, समाज में विषमता को कम करना है, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से। लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार से समाजवाद आएगा कि भाई जिनके पास ज्यादा धन है उनसे टैक्स ले लीजिए। क्या? टैक्स ले लीजिए। जो लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं उनको रोजगार दे दीजिए। जो लोग कंपनी स्थापित करना चाहते हैं उनको फंड दे दीजिए। जो मुद्रा लोन योजना है वो क्या है? समाजवाद को स्थापित कर रही है। मुद्रा लोन योजना क्या है? जो भाई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, पैसा नहीं है, आप ठीक है, आप उद्योगपति बनना चाहते हैं, आप लीजिए लोन, आप बनिए उद्योगपति। फिर आप देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, आयुष्मान भारत चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब समाजवाद को लाने की संकल्पना है, वो भी क्या? लोकतांत्रिक रूप से।
ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो भारत का जो डेमोक्रेसी है, जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे ही गांधी या नेहरूवादी समाजवाद भी कहा जाता है। तो अब ये भी आप जान लीजिए कि जो समाजवाद शब्द है यह मूल रूप से हमारे संविधान में, जब हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी तो उस समय ये वर्ड शामिल नहीं था। इसको संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 और ये इमरजेंसी का पीरियड है, उस समय शामिल किया गया था। 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष, क्या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड हैं जो कि संशोधन के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, और ये तीनों ही एक ही संशोधन 1976 का 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य वर्ड्स जैसे बंधुता क्या है इसका थोड़ा सा अर्थ जानेंगे, अखंडता का अर्थ जानेंगे। उसके बाद जो कोर ऑफ द कोर टॉपिक है वह यह है कि प्रस्तावना इज अमेंडेबल, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। इसी में भी जानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, और है या नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, फिर बाद में कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था, चलिए चेंज करते हैं और इसको मान लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो वो कंफ्यूज हुए और हम लोगों को कंफ्यूज कर दिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम जानेंगे प्रस्तावना पर कुछ कमेंट्स, और प्रस्तावना वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, फोर्सिबल है, नॉन फोर्सिबल है, या किसी को शक्ति देती है अथवा नहीं देती है, इन सब बातों को जानेंगे। हमें उम्मीद है कि यह क्लास जो सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब प्रस्तावना को हम पूरा पढ़ा देंगे तो प्रस्तावना से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि अगर कुछ बातें आपको ना भी समझ में आई हो तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट में समझ में आ जाए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो गलती आप ना करें। क्योंकि आप जानते हैं एक दिन की गलती या आपकी गलती, परीक्षा की गलती आपका 1 वर्ष खराब करती है। और कहा जाता है ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ऐसा ना हो कि पूरी सदी सजा पाए, आप नौकरी पाए। इसके लिए है कि आप प्रॉपर रूप से प्रिपरेशन करें, और प्रॉपर रूप से प्रिपरेशन का मतलब यही हुआ कि जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करें। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।